उसको भी हम लोगों ने समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 1206 से लेकर के 1526 के बीच जो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था रही उस दौरान क्या क्या विशेष बातें देखने को मिलती है जो खास करके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले सब लोगों को ये बता दें कि आज के प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग कुछ पॉइंट और कुछ चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रशासन, किसी भी क्षेत्र या शासन व्यवस्था में प्रशासन का विशेष महत्व होता है। जैसे आज अगर भारत एक देश है तो यहाँ भी प्रशासनिक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। जैसे केंद्रीय स्तर पर प्रशासन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाया जाता है, जबकि राज्य स्तर पर प्रशासन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलाया जाता है। हालांकि वास्तविक शासक के रूप में जब हम देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दिखाई देते हैं। तो ये है लोकतांत्रिक दौर। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये वास्तव में राजतंत्र का दौर था जिसमें राजा प्रमुख होते थे। तो राजा के दौर में क्या स्थितियां थी और अभी की क्या स्थितियां हैं ये पूरी तरह से तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग अभी के वर्तमान स्थितियों के आधार पर ही इस प्रशासनिक व्यवस्था का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को दो भागों में बांटते हैं, केंद्रीय प्रशासन एवं राज्य स्तरीय प्रशासन। केंद्र स्तर पर जो सबसे प्रमुख होता था उसे हम लोग सुल्तान कहते हैं और इसी सुल्तान के कारण पूरे संपूर्ण शासन व्यवस्था को हम लोग सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि राजा ने मुख्य रूप से कैसी उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे सल्तनत शासक कहा गया। तो सबसे जो सर्वे सर्वा होता था पूरे राजतंत्र व्यवस्था का वो होता था सुल्तान, जो कि अलग अलग शासकों के दौर में अलग अलग ढंग से शासन करते रहे। जहां कहीं कुछ शासक ऐसे भी आए जो काफी प्रभावशाली थे, जैसे इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ये काफी प्रमुख शासक थे जिनके काल में सल्तनत का सुल्तान का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा था। तो कुछ ऐसे भी शासक आए जैसे नसरुद्दीन महमूद या फिर फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी। इन सब के समय सल्तनत शासक के जो प्रभाव थे वो काफी कम भी होते दिखाई देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। केंद्रीय प्रशासन का सबसे हेड जो होता था उसे हम लोग सुल्तान कहते थे और यह केंद्रीय प्रशासन कई प्रकार के प्रांतों में बटा हुआ था, यानी राज्यों में बटा हुआ था। जिन प्रांतों को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। ये भी कई प्रश्न आते हैं, इक्ता से क्या समझते हैं? तो एक विशेष भूखंड क्षेत्र को इक्ता के नाम से जाना जाता था जो कि राज्यों के समान हुआ करते थे। लेकिन अभी यह कहना कंफर्म नहीं हो सकता कि सल्तनत काल के दौरान कितने राज्य थे, क्योंकि कभी इसकी संख्या कुछ होती थी तो कभी कुछ, और कभी कभी तो इक्ता प्रथा को समाप्त भी किया गया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता संबंधी व्यवस्था को समाप्त करके खालसा भूमि को बढ़ावा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता को कई परगना में बांटा गया था। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि इक्ता को किस में बांटा गया था, परगना में। और परगना को नीचे जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो गांव होती थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो गांव थी। और गांव का जो हेड होता था उसे चौधरी कहा जाता था, जिसके माध्यम से कर व्यवस्था संचालित की जाती थी। तो ये है प्रशासनिक विभाजन, जिसमें केंद्र एक तरफ, दूसरी तरफ केंद्र के नीचे प्रांत, प्रांतों को इक्ता कहा गया, उसके नीचे परगना और सबसे नीचे होता था गांव। अब आते हैं सुल्तान, जो कि संपूर्ण शासन व्यवस्था का सबसे ऊपरी बिंदु था और वहां से शासन करते थे। लेकिन कोई भी सुल्तान अकेले इतने बड़े साम्राज्य का शासन नहीं कर सकता था। ऐसे में उसकी सहायता के लिए बनाया गया था मंत्री परिषद। इस मंत्री परिषद को कहा जाता था मजलिस ए खलवत। यहां से भी प्रश्न आता है कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत कहा जाता था, जिसमें विभिन्न प्रकार के मंत्री होते थे जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए थे, अर्थात अलग अलग विभाग दिए गए थे, जिसके माध्यम से वो शासन में राजा की सहायता करते थे। तो कुछ डिपार्टमेंट दिए गए हैं, खास करके इसमें कुछ प्रमुख ऐसे व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, पद दिए गए हैं जिनको अलग अलग विभाग दिया गया था। तो कौन सा पद किस कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता था, इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आते हैं वजीर। वजीर शब्द आपने सुना होगा, सबसे प्रमुख पद होता है। वर्तमान में
यह हम गृह मंत्री से इसकी तुलना कर सकते हैं या प्रधानमंत्री से इसकी तुलना कर सकते हैं। ये सभी मंत्रियों में सबसे जो उच्च पद होता था वो वजीर का होता था। वजीर वास्तव में कौन होता था? तो यह दीवान ए वजारत, जो राजस्व विभाग होता है उसका प्रमुख हुआ करता था। यानी राजस्व से संबंधित जितने कार्य होते थे वो वजीर के नेतृत्व में होता था। और चूंकि पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज था, इसलिए राजस्व व्यवस्था वजीर के अंतर्गत थी। यही कारण है कि वजीर के पद को सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था सुल्तान के बाद। तो वजीर, जिसका काम क्या था? प्रधानमंत्री या दीवाने वजारत अर्थात राजस्व विभाग से संबंधित कार्य को देखना। दूसरा प्रमुख पद था आरिज ए मुमालिक। यह दीवाने अर्ज के रूप में जाना जाता है। आरिज ए मुमालिक यह सैन्य विभाग का हेड होता था। तो सेना भी एक प्रमुख पद होता था। तो सैनिकों के सबसे प्रमुख जो होते थे उनको कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। दबीर ए खास, यह पत्र व्यवहार का प्रधान होता था। जो पत्राचार होते थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से, एक राजा से दूसरे राजा के बीच, उसका हेड जो होता था वही कहलाता था दबीर ए खास। और ये जो विभाग था उसका नाम था दीवान ए इंसा। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि पत्राचार का विभाग कौन सा होता था? तो दीवान ए इंसा। और रक्षा का कौन होता था? तो रक्षा होता था दीवाने अर्ज। और वजीर वाले में जो होता था दीवाने वजारत, जो होता था राजस्व विभाग का विभाग। दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत क्या था? तो विदेशी वार्ता, कूटनीतिक संबंध से संबंधित था ये। और दीवाने रिसालत जो होते थे वो विदेशी वार्ता से संबंधित कार्यों को राजा के नियंत्रण में देखरेख करते थे। सद्र उस सदूर, तो ये सद्र उस सुदूर जो था वो धार्मिक विभाग का हेड होता था। धार्मिक मामलों में ये राजा की सहायता करते थे और राजा को सलाह देते थे। काजी उल कुजात, ये न्याय विभाग से संबंधित थे और राजा को न्यायिक निर्णय लेने में हेल्प करते थे। तो काजी उल कुजात, कई बार ये प्रश्न पूछता है तो इसको याद रखेंगे। और एक लास्ट है वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक जो होते थे ये गुप्तचर विभाग के हेड होते थे। तो गुप्तचर क्या काम करते थे? तो आपको पता होगा कि गुप्तचरों की सहायता से राजा जो है अपने प्रशासन तंत्र को मजबूत रखने का प्रयास करते थे। तो वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का हेड होता था। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व या पद थे जिनकी सहायता से राजा शासन करते थे। तो इन पद को आपको याद रखना है, एक टेबल फॉर्म में बना करके इसे जरूर लिख लेंगे और इसे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में निश्चित रूप से ये पूछे जाते हैं। सल्तनत काल में बनाए जाते हैं ये विभाग, अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनाए गए और इन विभागों से जुड़े हुए अलग अलग शासक सामने आते हैं जिन्होंने इन विभागों की रचना की। तो ये चार्ट आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दीवान ए मुस्तखराज, यह एक विभाग बनाया गया था जो कि वित्त से संबंधित था। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। आपने पढ़ा होगा कि बाजार संबंधी व्यवस्था के लिए कौन सा शासक जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए आपको याद रखना है कि वित्त से संबंधित विभाग दीवान ए मुस्तखराज का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही, ये दीवान ए कोही जो था वो कृषि विभाग था और इस कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये भी आपको याद रखना है, दीवानी कोही। और मैंने एक बताया था कि दोआब क्षेत्र में उसने कृषि पर कर बढ़ाया था। इसके अलावा उसने एक फील्ड चुना था जहां पर कृषि कराने का टारगेट लिया था। तो इस तरह से कृषि से संबंधित विभाग जो है वो किसके हाथ में आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज सैनिक व्यवस्था से संबंधित था और ये शुरू किया था बलबन ने। और इसी दीवाने अर्ज का जो हेड होता है वो कहलाता है आरिज ए मुमालिक, सैन्य विभाग का हेड। दीवान ए बंदगान, ये दासों से संबंधित एक विभाग था और इसकी स्थापना की थी एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने। और मैंने बताया था कि 1,80,000 दास थे उसके दरबार में और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दास जो थे वो किसके समय में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के समय। दीवाने खैरात, यह एक प्रकार का दान विभाग या आर्थिक सहायता का विभाग था। इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। और एक और है दीवाने इस्तिहाक, जो कि पेंशन से संबंधित विभाग था और इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। तो ये थे प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए प्रमुख बिंदु जो सल्तनत काल में देखने को मिलते हैं।